नमस्ते दोस्तों, सची क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है, पर दुर्भाग्य से ये एक खौफनाक सच्चाई है। बिल्कुल, ये एक ऐसा केस है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक चमकते हुए करियर और शांत दिखने वाले परिवार के पीछे कितने गहरे राज छुपे हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर अकेले चल रहा हो। आसमान से हल्की बारिश हो रही है और अंधेरा इतना घना है कि बस अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। और उस डर को भगाने के लिए वो शख्स अपने लाइफ पार्टनर से फोन पर बात कर रहा हो। एक नॉर्मल सी बात। हाँ, पर अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। एक भारी भरकम साया उसका पीछा कर रहा है। वो फोन पर घबराहट में कहती है कि कोई पीछे है और अपनी जान की भीख मांगती है। फिर एक खौफनाक चीख गूंजती है और उसके बाद एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जो अगले 10 सालों तक नहीं टूटता। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ एक अनसुलझी हत्या नहीं है। हमारे पास पुलिस की केस रिपोर्ट्स, दस्तावेजी वीडियोस और कई गहरे विश्लेषण हैं जो सिडनी में हुई एक 43 वर्षीय भारतीय आईटी इंजीनियर प्रभा अरुण कुमार की मौत से जुड़े हैं। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उन कड़ियों को जोड़ना है जो दिखाती हैं कि कैसे इंसानी लालच और रिश्तों की कड़वाहट एक परफेक्ट क्राइम को जन्म दे सकती है। एक ऐसा क्राइम जिसने दुनिया की बेहतरीन पुलिस फोर्स को भी उलझा कर रख दिया है। तो चलिए इसे शुरू से समझते हैं। इस घटना के डरावनेपन को समझने के लिए हमें उस रात से थोड़ा पीछे जाना होगा। आखिर प्रभा उस रात उस सुनसान पार्क तक पहुंची कैसे? देखिए, इस सवाल का जवाब उनके सफर में छिपा है। प्रभा की कहानी किसी बड़ी प्रेरणा से कम नहीं थी। उनका जन्म कर्नाटक के एक बहुत ही छोटे से गांव अमटूर में हुआ था, एक साधारण किसान परिवार में। यानी 90 के दशक में एक गांव से निकलकर किसी लड़की का टेक फील्ड में जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। सही कहा। उन्होंने 1996 में कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली, वो भी डिस्टिंक्शन के साथ। फिर 1998 में उनकी शादी अरुण कुमार से हो गई, पर उन्होंने अपने सपनों को दबने नहीं दिया। ये बहुत कम देखने को मिलता है। फिर आगे क्या हुआ? साल 2000 में वो बेंगलुरु आ गईं। वहां उन्हें एक टेक कंपनी में नौकरी मिली, जिसे बाद में ग्लोबल आईटी जायंट माइंडट्री ने खरीद लिया। उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि 2012 में उन्हें एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर भेज दिया गया। ये तो एकदम उस ग्लोबल ड्रीम जैसा है जिसे हर आईटी प्रोफेशनल देखता है। गांव की पगडंडियों से लेकर सिडनी के चमचमाते कॉर्पोरेट ऑफिस तक का सफर। लेकिन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने से ये लगता है कि इस चमक दमक के पीछे एक बहुत गहरा पारिवारिक तनाव पनप रहा था। बिल्कुल। प्रभा वहां 3 साल तक काम करती हैं। उन्हें वो देश इतना पसंद आता है कि वो वहां पीआर यानी परमानेंट रेसिडेंसी हासिल करने की कोशिश शुरू कर देती हैं। पर उनके पति अरुण कुमार जो बेंगलुरु में थे, वो इसके खिलाफ थे ना? हाँ, वही तो। और यहाँ एक क्लासिक कंट्रोल डायनामिक देखने को मिलता है। जब एक पार्टनर फॉरेन में सक्सेसफुल हो रहा हो और दूसरा अपने देश में हो तो अक्सर असुरक्षा की भावना पैदा होती है। अरुण चाहते थे कि प्रभा सब छोड़कर वापस आ जाएं। तो इस असहमति का अंजाम क्या हुआ? जब झगड़े बढ़ने लगे तो आखिरकार प्रभा ने ही अपने परिवार को बचाने के लिए समझौता कर लिया। अप्रैल 2015 में उनका हमेशा के लिए इंडिया लौटने का टिकट बुक हो चुका था। वो बहुत खुश थीं, अपनी 9 साल की बेटी के लिए खिलौने खरीद रही थीं। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। चलिए अब आते हैं 7 मार्च 2015 की उस मनहूस रात पर। हाँ, वो रात प्रभा अपना प्रोजेक्ट हैंडओवर करने के लिए ऑफिस में ओवरटाइम कर रही थी। रात के करीब 9 बज चुके थे जब उन्होंने वेस्टर्न सिडनी के रोड स्टेशन से परमाटा के लिए ट्रेन ली। और वहां से उनके घर का रास्ता परमाटा पार्क से होकर गुजरता था। मैं पढ़ रहा था कि उस रात का मौसम बहुत ही खराब था। घने बादल थे, बूंदाबांदी हो रही थी और उस पूरे इलाके में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। ये एक ऐसा रास्ता था जहां से लोकल लोग भी रात में अकेले गुजरने से डरते थे। उस सन्नाटे से घबराकर ही प्रभा ने बैंगलोर में अपने पति को फोन मिलाया था। इंडिया में उस वक्त दोपहर के करीब 4 बज रहे होंगे। सही। वो बात करते हुए आगे बढ़ रही थी, पर अचानक उनकी आवाज बदल जाती है। वो फुसफुसाते हुए कहती हैं कि कोई उनके पीछे चल रहा है।
उन्होंने उस शख्स को एक भारी भरकम या हेवी सेट इंसान बताया। ये वो वक्त होता है जब सुनने वाले की भी सांसें अटक जाती हैं। प्रभा अचानक उस हमलावर के सामने गिड़गिड़ाने लगती हैं। वो रोती हैं और कहती हैं, प्लीज मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, तुम्हें जो चाहिए ले लो। और इसके ठीक बाद एक बेहद डरावनी चीख आती है। पर यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि उस दर्द में भी उनके आखिरी शब्द अपने पति के लिए थे। क्या थे वो शब्द? फोन कटने से ठीक पहले उन्होंने कहा, ही स्टैब्ड मी डार्लिंग, उसने मुझे चाकू मार दिया डार्लिंग। और फिर बस खामोशी छा गई। बाप रे, ये सच में हिला देने वाला है। करीब 9:45 बजे एक राहगीर ने उन्हें खून से लथपथ देखा। हॉस्पिटल ले गए, पर खून इतना बह चुका था कि रात 12:45 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जब ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आएगा? एक अकेली महिला, रात का अंधेरा, सुनसान पार्क। ये साफ तौर पर रॉबरी यानी लूटपाट का केस लग रहा था। किसी के भी दिमाग में सबसे पहले यही आएगा, क्राइम ऑफ अपॉर्चुनिटी। मौका देखा और हमला कर दिया। बिल्कुल। पर जब क्राइम सीन की बारीकी से जांच हुई तो ये थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हो गई। क्यों? वहां क्या मिला या क्या नहीं मिला? देखिए, प्रभा का मोबाइल फोन, उनका पर्स और यहाँ तक कि उनके गले की सोने की चेन भी बिल्कुल अपनी जगह पर सुरक्षित थी। वेट, क्या अगर कोई उन्हें लूटने आया था तो वो इन कीमती चीजों को वहां ऐसे ही क्यों छोड़ देगा? ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। वही तो। इसके बाद पुलिस ने अपनी दूसरी थ्योरी पर फोकस किया, हेट क्राइम या नस्लीय हमला। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर कुछ हमले हुए थे। हाँ, मुझे याद है, उस वक्त ऐसी कई खबरें आती थी। पर हेट क्राइम में ना अक्सर हमलावर कोई पैटर्न छोड़ते हैं या आमतौर पर ग्रुप में होते हैं। यहाँ ऐसी कोई भी कड़ी नहीं जुड़ रही थी। मैंने रिपोर्ट्स में देखा कि जांच का स्केल बहुत ही बड़ा था। पुलिस ने उस इलाके के हजारों सेल टावर डेटा चेक किए, हजारों घंटों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और लगभग 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशंस में से एक थी, पर नतीजा लगभग 0। तो यहाँ पर मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ। अगर लूटपाट मोटिव नहीं था और नस्लिया नफरत का भी कोई सबूत नहीं था, तो क्या हम सच में ये मान लें कि कोई अनजान सिरफिरा कातिल इतनी ठंड और बारिश में बस इसलिए चाकू लेकर खड़ा था कि कोई गुजरेगा और वो उसे मार देगा? ये बिल्कुल भी गले नहीं उतरता है ना। अगर कोई रैंडम किलर होता तो वो इतने खराब मौसम में शिकार का वेट क्यों करता? वो तो किसी और दिन भी हमला कर सकता था। आपका विश्लेषण बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। क्रिमिनल साइकोलॉजी में जब ऐसी स्थिति होती है जहां क्राइम सीन पर संघर्ष के निशान ना हो, लूटपाट ना हुई हो और वॉर इतना सटीक हो, तो इसे टारगेटेड किलिंग यानी सोची समझी हत्या माना जाता है। मतलब हमलावर को अच्छे से पता था कि वो कहां हमला कर रहा है और किसके लिए रुका है। बिल्कुल। यूज प्रभा के वहां से गुजरने का टाइम पता था और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से पुलिस का फोकस बाहरी बोया से हटकर प्रभा की अपनी दुनिया यानी उनके परिवार की तरफ मुड़ गया। और यहाँ से ये केस किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं लगता। जैसे ही मौत की खबर आती है, अरुण कुमार प्रभा का पार्थिव शरीर लेने सिडनी पहुंचते हैं। रूटीन प्रोसीजर के हिसाब से क्योंकि प्रभा ने आखिरी कॉल अरुण को ही किया था, पुलिस ने जांच के लिए अरुण का फोन मंगाया। और जब पुलिस उस फोन को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि अरुण ने फ्लाइट में बैठने से पहले ही अपनी सारी व्हाट्सएप चैट्स, कॉल लॉग्स और मैसेजेस डिलीट कर दिए थे। ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग था। पुलिस को ये नॉर्मल बिहेवियर बिल्कुल नहीं लगा। थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनूंगा। अगर किसी की पत्नी का अभी अभी इतनी बेरहमी से मर्डर हुआ है तो वो इंसान बहुत गहरे सदमे में होगा। क्या ये मुमकिन नहीं है कि घबराहट या पैनिक में आकर उसने डेटा डिलीट कर दिया हो? हम इसे सीधे साजिश से कैसे जोड़ सकते हैं? ये एक वैलिड सवाल है। सदमे में लोग अजीब हरकतें करते हैं, पर फोरेंसिक साइकोलॉजी में पैनिक रिस्पॉन्स और कैलकुलेटेड इरेजर यानी सोच समझकर मिटाए गए डेटा के बीच एक क्लियर लाइन होती है। वो कैसे? जब कोई पैनिक करता है तो वो फोन फेंक सकता है या किसी एक रिलेटिव को बार बार कॉल कर सकता है, पर अपनी पूरी डिजिटल हिस्ट्री, पुरानी चैट्स और मैसेजेस को चुन चुन कर डिलीट करने के लिए ना एक ठंडे दिमाग और फोकस की जरूरत होती है। यानी पुलिस के हिसाब से ये कोई सदमा नहीं था, बल्कि सबूतों को मिटाने की एक सोची समझी कोशिश थी, एक डैमेज कंट्रोल।
बिल्कुल सही। और जब पुलिस ने फाइनेंशियल मोटिव यानी आर्थिक पहलुओं की बारीकी से जांच की तो एक और बहुत बड़ा रीजन सामने आया। प्रभा के नाम पर करीब 3 से 5 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन फंड था जो आगे चलकर अरुण को ही मिलना था। 3 से 5 करोड़, ये किसी भी खौफनाक साजिश के लिए एक बहुत बड़ा मोटिव बन सकता है। और इसी शक के चलते ऑस्ट्रेलियन पुलिस भारत आती है और कर्नाटका सीआईडी के साथ मिलकर जांच शुरू करती है। और जब वो लोग अरुण और प्रभा की मैरिड लाइफ को गहराई से देखते हैं तो उस आइडियल कपल का पूरा मुखौटा टूट जाता है। हाँ, रिकॉर्ड्स के अनुसार 2013 में जब प्रभा छुट्टियों पे इंडिया आई थी तो उन दोनों के बीच एक बहुत भयानक झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा इतना बड़ा था कि प्रभा अपनी छुट्टियां बीच में ही छोड़कर वापस ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। और उस झगड़े की वजह क्या थी पता है? अरुण का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर होने का शक। तो अगर इन सब चीजों को एक साथ रखा जाए, एक टूटा हुआ रिश्ता, जलन और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फायदा, ये एक बहुत ही जानलेवा कॉकटेल बन चुका था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था, जब पुलिस ने पैसों के लेन देन यानी मनी ट्रेल को ट्रैक किया। ये इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा है। अरुण कुमार के बैंक अकाउंट से ये पता चला कि वो श्रीलंका में बैठी किसी अनजान महिला को लगातार पैसे भेज रहा था। और जब उस श्रीलंकन महिला से पूछताछ हुई तो उसने क्या कहानी बनाई कि वो अरुण की एक पुरानी दोस्त है और आर्थिक तंगी की वजह से उसने बस कुछ पैसे उधार लिए थे। पर उस पैसे भेजने की टाइमिंग इतनी अजीब थी कि किसी भी इन्वेस्टिगेटर को शक हो जाए। पुलिस मानने लगी थी कि ये कोई साधारण उधार नहीं था। देखिए, मुझे तो ये पूरी तरह से एक इंटरनेशनल हवाला या ट्रांजिट रूट का मामला लगता है, जैसे जियोपॉलिटिकल लॉन्ड्रोमैट ने पैसे धोए जा रहे हों। मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में बैठे किसी हिटमैन यानी सुपारी किलर को पैसे देने हैं, तो क्या यह मुमकिन नहीं कि श्रीलंका का इस्तेमाल एक मिडलमैन के तौर पर किया गया हो ताकि इंडियन और ऑस्ट्रेलियन पुलिस का नेटवर्क आपस में जुड़ी ना पाए? ये एक बहुत ही स्ट्रांग और लॉजिकल थियरी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में पैसों का सोर्स छुपाने के लिए अक्सर तीसरे देश के बैंक्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि दो देश की पुलिस के बीच इंफॉर्मेशन शेयर करने में लीगल प्रोसेस बहुत लंबा और धीमा होता है। पर दुर्भाग्य ये रहा कि दोनों देशों की पुलिस के पास इस श्रीलंकन मनी ट्रेल को सीधे हत्थे से जोड़ने का कोई ठोस सबूत नहीं था। हाँ, और यही वो जगह थी जहां ये केस आकर अटक गया और कई सालों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। समय का पहिया घूमता है और हम आते हैं साल 2025 में। घटना के लगभग 10 साल बाद अचानक ये केस फिर से ग्लोबल न्यूज में छा जाता है। बिल्कुल। 2025 में न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने अदालत में 3900 पन्नों की एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट पेश की। 3900 पन्ने? बाप रे, 3900 पन्ने। मतलब उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज कवर की होगी। इस रिपोर्ट का मेन टारगेट कौन था? इस पूरी रिपोर्ट का सेंटर पॉइंट सिर्फ एक इंसान पर आके रुकता था, प्रभा के पति अरुण कुमार पर। पुलिस ने अदालत से एक फॉर्मल इंक्वेस्ट यानी जांच सुनवाई की मांग की। मैंने सुना है प्रभा के माता पिता और भाई तो इस सुनवाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, पर जब अदालत ने अरुण को बुलाया तो उसने आने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, उसने आने से सीधे मना कर दिया। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर किसी की पत्नी की मौत हुई है और वो खुद को निर्दोष मानता है तो वो अदालत की इस प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं होगा? वो क्यों भागेगा? सही सवाल है, पर यहाँ हमें कानूनी प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी को समझना होगा, जिसे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हमारे सुनने वालों को आसान भाषा में समझाएं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आखिर क्यों काफी नहीं होता। जब पुलिस के पास फोन डेटा डिलीट होने का प्रूफ है, अफेयर का प्रूफ है, इंश्योरेंस मनी का मोटिव है और श्रीलंका का वो अजीब सा मनी ट्रेल भी है, फिर अरेस्ट क्यों नहीं? इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कमरे में मेज पर एक केक रखा है। अच्छा। अब बाहर जाते हैं और लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि केक वहां नहीं है, पर आपको कमरे से बाहर गिले पैरों के निशान दिखते हैं जो सीधे आपके एक दोस्त के कमरे तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्त ने ही वो केक चुराया है? लॉजिक तो यही कहता है। लॉजिकली हाँ, आप जानते हैं केक किसने चुराया, पर ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है।
कोर्ट में बचाव पक्ष का वकील कहेगा कि दोस्त शायद बस उस कमरे से गुजरा हो और खिड़की से आकर किसी और ने केक चुरा लिया हो। यानी जब तक मेरे पास कोई ऐसा गवाह ना हो जिसने उसे केक खाते हुए देखा हो या उसके चेहरे पर केक लगा हुआ ना मिल जाए, कानून उसे सजा नहीं देगा। एकदम सही समझे। जब तक ठीक वैसा ठोस सबूत ना हो, कानून चुप रहता है। प्रभा के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ। पुलिस के पास पैरों के निशान तो हैं, पर कोई मर्डर वेपन यानी चाकू नहीं मिला। ना ही कोई चश्मदीद गवाह है और ना ही मर्डर का कोई डायरेक्ट डिजिटल ऑर्डर मिला है। ये वाकई बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। कानून हाथ बंधे खड़ा है और शायद इसी कानूनी डेडलॉक को तोड़ने के लिए ही पुलिस ने 2025 में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने सबको चौंका दिया। हाँ, न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने $1 मिलियन यानी भारतीय रुपए में करीब 6 से 10 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। 10 करोड़ रुपए, ये तो एक बहुत ही मैसिव अमाउंट है। ये कोई आम इनाम नहीं है, ये एक बहुत डीपली थॉट आउट साइकोलॉजिकल टैक्टिक है। पुलिस जानती है कि इस साजिश में कम से कम 3 से 4 लोग शामिल होंगे। मतलब प्लान बनाने वाला कोई और, पैसे पहुंचाने वाला कोई और चाकू चलाने वाला कोई और। बिल्कुल। और पुलिस इस बात पर बेट लगा रही है कि इस चेन में कोई एक ऐसी कमजोर कड़ी जरूर होगी जो $1 मिलियन के इस बड़े लालच में टूट जाएगी। वो बस उस एक शख्स का वेट कर रहे हैं जो कोर्ट में आकर उनका ऑफिशियल गवाह बन सके। तो इस पूरी डार्क कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? यही ना कि 10 साल बीत जाने के बाद आज भी एक परिवार कानूनी दस्तावेजों के बीच इंसाफ की भीख मांग रहा है। प्रभा की वो छोटी सी बेटी जो अब बड़ी हो चुकी होगी, उसे आज तक नहीं पता कि उस रात उसकी मां के साथ सच में क्या हुआ था। और सच अभी भी 3900 पन्नों की रिपोर्ट में दबा हुआ है और उस $1 मिलियन के इनाम के काम आने का इंतजार कर रहा है। इस घटना से एक आखिरी और बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो है ग्लोबल जुरिस्डिक्शन यानी वैश्विक अधिकार क्षेत्र की बड़ी समस्या। यह आज के डिजिटल दौर का सबसे पेचीदा मुद्दा है। जरा सोचिए, इस केस के ज्योग्राफी पर ध्यान दीजिए। अगर यह थ्योरी सच है तो मर्डर की साजिश बेंगलुरु में बैठकर रची जाती है। पैसे का लेन देन श्रीलंका के रास्ते हवाला से होता है और इस खौफनाक हत्या को अंजाम दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पार्क में। और आज के डार्क वेब और इनक्रिप्टेड चैट्स के जमाने में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ऐसी साजिश रचना सिर्फ चंद सेकंड्स का काम है। पर हमारा जस्टिस सिस्टम आज भी 19वीं सदी के भौगोलिक नियमों में उलझा हुआ है। ये सबसे बड़ा विरोधाभास है ना। क्राइम पूरी तरह से ग्लोबल हो चुका है, लेकिन कानून और इंसाफ आज भी लोकल है। बिल्कुल सही कहा। पुलिस को किसी दूसरे देश से सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट या फोन रिकॉर्ड निकलवाने के लिए महीनों तक पेपर वर्क, डिप्लोमेटिक चैनल्स और एक्सट्रेडिशन ट्रीटी से लड़ना पड़ता है। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि दुनिया मिलकर एक नया बॉर्डरलेस इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाए? अगर ऐसा नहीं हुआ तो शातिर अपराधी हमेशा इन दो देशों के कानूनी लूप होल्स का फायदा उठाते रहेंगे और बच निकलेंगे। ये बहुत ही डरावनी सच्चाई है और यही सवाल छोड़ जाता है कि क्या प्रभा अरुण कुमार को कभी इंसाफ मिल पाएगा? तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।